लक्ष्मी सुबह सुबह चाय पीकर कहती है। बहू, अरे ओ बहू कहाँ है? सरस्वती भाग कर आती है। माँ जी आपने बुलाया? बहू तुझे कितनी बार कहा है चाय में चीनी थोड़ा कम रखा कर। अरे आज भी चाय में चीनी ज्यादा हो गई है क्या माँ जी? मुझे ध्यान नहीं रहा। चल कोई बात नहीं, अभी तो पी ली मैंने ये जहर वाली चाय, आगे से ध्यान रखना। जी माँ जी, वो मैं क्या हुआ, कुछ बोलना है? क्या कह रही थी, कल माँ बता रही थी कि वो घर की रिपेयरिंग करवा रही हैं, तो किराए पर जाएंगी। लेकिन मैंने कहा आप दोनों यहाँ आ जाते तो अच्छा रहता। अरे बहू, नेकी और पूछ पूछ, भले काम में देरी कैसी, जरूर बुला ले। अरे ये घर उनका भी तो है। अरे माँ जी, मैं अभी उन्हें बताती हूँ, वो शाम तक यहाँ आ जाएंगे। अब देर शाम सरस्वती की माँ पार्वती और पिता भानु प्रताप आते हैं। सदा खुश रहो बेटा। और तमाजी कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? अरे वो तो ड्यूटी गया है, रात तक ही आएगा। आप लोग आइए ना। और समधन जी कैसी हैं आप? अहो भाग्य हमारे, जो आपके दर्शन को हम यहाँ पधारे। अरे समधी जी, आप तो बड़े ही वो हैं। क्या कहा, क्या हूँ मैं कुछ समझा नहीं। चलिए भी आप, मुझे इसी बात का डर था, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ रही थी। अरे रुको रुको, पूछने तो दो कि मैं क्या हूँ। आप नल्ले हो, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, और यहाँ पे बुढ़ापे में आते ही आप पे जवानी छा गई। अब तुम समधन के आगे मेरी बेइज्जती मत करना, बहुत इज्जत है यहाँ मेरी। इज्जत है तो थोड़ी बहुत तो है ना। अब लक्ष्मी का खाली खाली घर बस सा जाता है। ऊपर से समधी समधिन का हंसी मजाक पूरे घर में गूंज रहा होता है। देर रात लक्ष्मी खाना निकालने किचन में जाती है, तभी भानु प्रताप भी उसके पीछे किचन में पहुंच जाता है और भानु प्रताप अपनी समधन को पीछे से टमाटर मारता है। समधी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? आप चाहिए और क्या चाहिए होगा। अरे समधी जी, आप भी ना। अरे मैं तो ये देखने आया था, कहीं मेरी समधन जी मेरे साथ मजाक तो नहीं करने वाली, खाने में तीखा या मिर्च मिलाकर। अरे समधी जी, आप तो बड़े ही वो हैं। थत, इस उम्र में भी आप ना। अब जब लक्ष्मी किचन से निकलती है तो शर्माते हुए पार्वती अपनी समधन को देख लेती है। पीछे से भानु प्रताप भी किचन से हंसते हुए बाहर आता है। आपने खाना खा लिया? नहीं खाया, तुमने खाया? मैंने तो खा लिया और मैं सोने जा रही हूँ। खा लिया ना तो जाके सो जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, मैं खाकर आ जाऊंगा बाद में। आ गए तुम अपनी समधन से हंसी ठिठोली करके। मुझे ये समझ नहीं आता, जो कभी अपने घर के किचन से एक गिलास पानी नहीं उठाता, वो अपनी समधन के घर जाके किचन में सारा काम करता है। अच्छा, तो तुम्हें बुरा लग रहा है मेरी समधन से बात करना? बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे आप दोनों की अजीब सी हंसी ठिठोली बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अरे क्यों बेटी के घर में बिना बात के तमाशा कर रही हो? जाओ सो जाओ चुपचाप से, और मुझे भी सोने दो। अब अगली सुबह पार्वती अपनी बेटी के साथ किचन में उसका हाथ बंटवा रही होती है। तभी लक्ष्मी किचन में आकर अपनी बहू सरस्वती से कहती है, बहू एक कप चाय बना दे। सरस्वती, तूने अभी तक अपनी सास को चाय नहीं दी क्या? अरे नहीं नहीं, समधन जी और मैंने तो चाय पी ली है। तो फिर ये किसके लिए? अरे वो समधी जी के लिए कह रही हूँ, मैंने सोचा उन्हें बिस्तर पर ही चाय दे दूँ। सरस्वती, तू देख रही है ना अपनी सास को? उनको तो रोज देखती हूँ। अरे मेरा मतलब है, अरे कुछ नहीं, रहने दे बस। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। एक तो तेरे बाप को इस उम्र में भी जवानी चढ़ी है, जब से वो यहाँ आया है। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? माँ जी ऐसी नहीं है, बल्कि पापा को ही मैंने देखा है, वो माँ को कुछ न कुछ बोलकर छेड़ते रहते हैं। जैसे भी करके इस बुढ़े को मैं यहाँ से ले जाऊँ, नहीं तो ये बुढ़ा बाद में मुझ पे नहीं टिकेगा। क्या माँ, आप भी बहुत सोचती हो। अब कुछ समय बाद लक्ष्मी चाय लेकर भानु प्रताप के पास पहुंचती है और भानु प्रताप को उठाते हुए कहती है, अरे समधी जी उठ भी जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे समधन जी, अब कहाँ जाएंगी बचकर? राम राम, मैं तो चाय देने आई थी, मुझे क्या पता था कि ये बुढ़ा इतना ज्यादा रोमांटिक है। अरे समधन जी आप, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। अरे जाने भी दो समधी जी,
आप तो बड़े ही वो निकले। अब जब लक्ष्मी भानु प्रताप के कमरे से शर्माते हुए निकल रही होती है, तभी पार्वती भी उसे देख लेती है। सरस्वती देख देख, जल्दी देख, तेरी सास कैसे तेरे बाप के कमरे से शर्मा कर निकल रही है। कहीं बूढ़े ने कुछ कर तो नहीं दिया इसके साथ। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप तो खुद पापा को बदनाम करने पे लगी हो। सरस्वती, अब क्या बोलूं तुझे, मैं तो इस घर में आकर ही पछता रही हूँ। पार्वती को तो भानु प्रताप की हरकतों को देखकर परेशानी हो रही थी, लेकिन भानु प्रताप को अपनी समधन का हाथ पकड़ना तो कभी उसकी कमर पर चिकोटी काटना बहुत पसंद आ रहा था। अब भरी दोपहर में पार्वती भानु प्रताप को ढूंढ रही थी, लेकिन भानु प्रताप पार्वती को कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी पार्वती अपनी बेटी सरस्वती से कहती है, सरस्वती, तेरी सास कहाँ गई? मुझे कहीं दिख नहीं रही। अरे माँ, आपको पता नहीं है क्या? माँ तो मंदिर गई है, वो भी पापा के साथ। क्या? कब? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे माँ, पापा ही तो माँ जी को मंदिर ले जाने की जिद कर रहे थे। वो लोग तो काफी समय पहले ही गए हैं, अब तो आने ही वाले होंगे। तभी भानु प्रताप और लक्ष्मी मंदिर से लौटकर आते हैं। आइए आइए, कहाँ गए थे आप अपनी पत्नी को बिना बताए? अरे मंदिर गया था। बेटा, तुमने अपनी माँ को बताया नहीं कि मैं मंदिर गया था? बताया तो था पापा। अरे समधी जी, आप ये गजरा ले ही आए। मैंने तो आपको कितना मना किया, लेकिन आप माने भी नहीं ना। मेरे साथ मंदिर गए हुए पता नहीं इस बूढ़े को कितने बरस बीत गए, लेकिन देखो अपनी समधन के साथ मंदिर और मार्केट ऐसे घूम रहा है जैसे इनकी डेट चल रही हो। अरे समधन जी, रुकिए ना, गजरा तो लगाते जाइए। लाइए, मैं ही लगा देता हूँ। राम राम, ये बूढ़ा सच में तो नहीं सठिया गया। इस उम्र में मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना ही होगा, वरना इन दोनों को देख के मेरा तो आधा खून ही जल जाएगा। अब भानु प्रताप लक्ष्मी के बालों में गजरा लगा देता है और लक्ष्मी को देखते हुए कहता है, हाय हाय समधन जी, क्या लग रही हैं आप? सच में आपके बालों में ये गजरा कितना सूट कर रहा है। जी समधी जी, आप भी बड़े ही वो हो। धत, मुझे तो शर्म आ रही है। लक्ष्मी वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है और ये सब देखकर पार्वती भानु प्रताप का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है और उसे मारने लगती है। अरे पार्वती, क्या हुआ? अरे मार क्यों रही हो? अरे सुनो तो मेरी बात। भगवान ही बचाए पापा को अब माँ के प्रकोप से। आई लगती है पार्वती, मत मारो। आई। अजी, आप भी ना बड़े वो हो। क्यों जी, क्या है ये? अरे समधन जी, क्या सोच के बोलती है? मुझे कैसे पता होगा? जब आपकी समधन जी आपको बोल रही थी तब तो आपको बड़ी शर्म आ रही थी, आपके दोनों गाल लाल हो गए थे। अरे पार्वती, तुम भी ना गुस्सा कर रही हो। है, हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है। ओहो, बड़े आए समधन समधी के साथ रिश्ता बनाने वाले। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरे साथ मंदिर गए हुए कितने साल हो गए? शायद 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3, याद नहीं। याद नहीं? अरे मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। अरे मत मारो यार, लगती है यार। ना, इसके लिए तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ आपका क्या करूँ। चलो, देर शाम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। अरे अभी भी कुछ दिन लगेगा। कहाँ जाएंगे हम? अपने मायके और तुम अपने ससुराल। अब पार्वती देर शाम ही भानु प्रताप को लेकर अपनी बेटी सरस्वती के ससुराल जाने लगती है। तभी लक्ष्मी भानु प्रताप से कहती है, आते रहिएगा समधन और समधी जी। अरे समधन जी, आप कहीं तो पूरी जिंदगी यहीं रुक जाए। अरे समधी जी, आप भी बड़े वो है। लग गई। समधी जी, कहाँ लग गई? सीधा दिल पे लगी है लक्ष्मी जी आपकी बातें। ये कभी नहीं सुधर सकते। अब भानु प्रताप और लक्ष्मी के बोन की वजह से पार्वती भानु प्रताप को लेकर अपने मायके जाती है। पर कहते हैं ना, बचपन की उम्र का दिल तो बच्चा होता है। अब भानु प्रताप कहाँ बदलने वाला था। वहाँ जाने के बाद भानु प्रताप को पार्वती की भाभी मिल जाती है, जिसके बाद उसकी आशिकी उसके साथ शुरू हो जाती है और चलती जाती है। नैना एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो किसी को ना पलटकर जवाब देती और ना ही किसी बात का बुरा मानती। एक दिन नैना अपनी ननद रश्मि के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी रश्मि बाहर से आती है और अपनी भाभी को कमरे में देखकर अपनी माँ माला को बुलाती है। माँ, ये देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था
कि भाभी मेरे कमरे में जाने के बाद आती है और तभी मेरे कमरे में मेरा सामान भी गायब होता है। आज तो मैंने भाभी को रंगे हाथ ही पकड़ लिया है। ये आप क्या कह रही हो ननद जी? मैं भला आपके कमरे से कुछ भी क्यों चुराऊंगी? अपने घर से चोरी करना ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी ननद जी। भाभी अब आप भोली भाली बनने की कोशिश मत करो। मैं आपकी सच्चाई से अच्छे से वाकिफ हूँ। खुद तो एक गरीब परिवार से उठकर यहाँ आ गई हो और यहाँ आकर भी चोरी करना शुरू कर दिया। सच सच बताओ, यहाँ से सारा सामान चोरी करके आप अपने मायके भेजती हो ना? नहीं ननद जी, मैं आपके कमरे में बस इसलिए आई थी क्योंकि पूरा घर साफ कर दिया, लेकिन बस आपके कमरे में ही झाड़ू नहीं लगाई थी और ना ही सफाई हुई थी। मैं बस सफाई करने ही आई थी। हाँ बहू, जब से तू इस घर में आई है तब से तो तू घर की सफाई ही कर रही है। रोज कुछ ना कुछ हमारे घर से गायब ही हो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने ही घर में चोरी करते हुए? माँ जी, आप भी मुझ पर ऐसे गलत और झूठे इल्जाम लगा रही हो। मेरी बात का विश्वास करो, मैं कोई चोरी करने नहीं आई थी यहाँ। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। माँ, भाभी ऐसे सच नहीं बोलने वाली है। हमें भाभी की तलाशी करनी होगी, तभी सच सबके सामने आएगा। नहीं, ये तो बहुत चालाक है। अब तक तो इसने यहाँ से सामान अपने माँ के घर भी भिजवा दिया होगा। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ अभी भी जिंदा हूँ। इन जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है मुझे अच्छे से आता है। ये अपने ही घर में चोरी करके खुद को क्या समझती है कि कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कोई नहीं, आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद ये चोरी करना ही भूल जाएगी। माला और रश्मि दोनों मिलकर नैना को बहुत ज्यादा मारते हैं। नैना को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ये सारी बातें अपने पति या अपनी माँ को नहीं बताती। ऐसे ही कई बार नैना की अपने ही घर में कई बार बेइज्जती होती है। उसके अपने घर वाले ही नैना को नीचा दिखाते। कुछ दिनों बाद नैना का पति रोहन नैना को कुछ कागज देता है। नैना, ये मेरे बहुत ही जरूरी कागज है और कल मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ये कागज इधर से उधर नहीं होने चाहिए। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। आप ये कागज माँ को ही दे दीजिए ना। आपको तो पता है ये सब मुझसे नहीं संभाला जाता, फिर भी आप इतने जरूरी कागज मुझे ही रखने को दे रहे हो। अरे यार नैना, कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना है और अब माँ को सुबह सुबह उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना। और बस इसलिए ये पेपर्स ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ संभालने के लिए। अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं संभाल कर रख दूंगी। नैना और रोहन की सारी बातें रश्मि और माला सुन लेते हैं। माँ, आपने सुना ना अभी भैया ने इस लड़की से क्या कहा? हाँ मैंने सुना, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा। बल्कि ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये लड़की अब मेरे बेटे को पूरे अपने वश में करना चाहती है। देख रही है कैसे मेरे ही बेटे ने अपने जरूरी कागज मुझे देने से ज्यादा जरूरी इस लड़की को देना सही समझा। हाँ माँ, मैंने सब देखा और सच कहूँ तो ये अच्छा हुआ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। रश्मि इतना कहकर अगले ही दिन अपनी माँ के साथ मिलकर सुबह सुबह अलमारी से रोहन के जरूरी कागजात निकाल कर छुपा देती है। जब रोहन वो जरूरी कागजात नैना से मांगता है और नैना को वो नहीं मिलते तो रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यार नैना, मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि ये कागज को आराम से रखना संभाल के, लेकिन तुमसे वो तक नहीं हुआ। तुम खुद अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हें इतने जरूरी कागज के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं सच कह रही हूँ रोहन, वो कागज मैंने संभाल कर अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अलमारी से कहाँ चले गए ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। कितना झूठ बोल रही है ना भाभी आप। और नहीं तो क्या, साफ साफ झूठ ही है। अरे जब मेरे बेटे ने वो कागज तुझे रखने को दिए थे तो वो कहाँ जा सकते हैं। तू इतनी भी भोली नहीं है जितनी बनने की कोशिश कर रही है। भाभी, आप भैया और हमसे किस बात का बदला ले रही हो? भैया तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इस घर की बहू बनाया उन्होंने, फिर भी आप भैया के बारे में ना सोचकर बस अपने बारे में सोचती रही। सच में
ये बहुत गलत किया आपने। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। आप लोग इससे ये बातें बोल के अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है? और ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। नैना की सास और ननद दोनों नैना को नीचा दिखाने का एक भी मौका जाने नहीं देते थे, और इस बार तो वो दोनों इतना कर देते हैं कि अब रोहन भी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद माला सीढ़ियों से आ रही थी और नैना को वहाँ से आते हुए देखकर खुद गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पड़ोसन आती है। अरे क्या हुआ है माला? मेरी बहू मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने आपको कब गिराया सीढ़ियों से? आप तो खुद गिरी हो। नैना बहू, तू बस कर जा। यहाँ तेरी सास जमीन पर गिरी पड़ी है और अब भी तुझे अपनी सास की ऐसी हालत में सहारा देना याद नहीं आया, बल्कि बहस करना याद आया है। बार बार अपनी सास और ननद के अत्याचार से नैना बहुत परेशान हो जाती है। रात में सोते हुए वो खुद से बात करती है। जब यहाँ मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों ही रहूं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नैना रात भर रोती रहती है और रोते रोते सो जाती है। तभी नैना के सपने में नौ दुर्गा माता आती हैं। पुत्री, तुम निराश मत हो। इस नवरात्रे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जिसने तुम्हें सताया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती है और 2 दिन बाद नवरात्रि का पहला दिन आता है और तभी घर पर इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं जो उनके घर को ताला लगाने आए थे। हाय मेरा घर, इतनी मेहनत से इसके पिताजी ने घर बनाया था। अब पता नहीं क्यों इस घर पर ताला लगाया जा रहा है। रोहन बेटा, कुछ कर, इस घर पर ताला मत लगने दे। माँ, मैं क्या करूँ? अरे पिताजी ने कर्जा लिया था घर के नाम पे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, लेकिन ये लोग फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ गलत समय पर आए हैं। अब भी हमारे पास 10 साल है कर्ज चुकाने के लिए। जरा पूरी जानकारी के साथ आइएगा। नैना की बात सुनकर वो लोग चले जाते हैं। ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पूरे 9 दिन बहू में दुर्गा माता आती है और रोज ऐसा कुछ अनोखा होता है जिसे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दशहरे का दिन आता है तो माला और रश्मि फिर नैना को सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नैना किसी की नहीं सुनती। वहाँ पड़ोसन, रोहन सब थे। तभी नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप सबको लगता है हर बार मैं ही गलत होती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेरी सास और ननद है, हर बार वो मुझे नीचा दिखाती रहती है, मेरा अपमान करती रहती हैं। नैना, ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? और अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मैंने अब तक कुछ नहीं बोला तो सबने मेरी खामोशी का फायदा उठाया। रोहन, उस दिन जब तुम्हारी फाइल नहीं मिल रही थी तो वो फाइल मैंने नहीं बल्कि इन दोनों ने गायब की थी। और उस दिन जब माँ जी सीढ़ियों से गिरी थी तो अभी मैंने नहीं गिराया था, बल्कि वो जानबूझकर गिरी थी ताकि लोग मुझे ही सुनाएं। माँ, रश्मि, आप दोनों मेरी पत्नी के साथ ये सब कर रहे थे? और अब तक जिसने भी मेरे साथ गलत करना था वो कर लिया है, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी, क्योंकि जिस तरह से 9 रूप माता रानी के होते हैं वैसे ही बहू में दुर्गा माँ दोबारा आ सकती है। बहू में आई दुर्गा माँ को देखकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है। सरला ने अपनी बेटी खुशबू की शादी कुछ महीने पहले ही की थी, लेकिन वो अपनी बेटी के ससुराल वालों की लड़ाई झगड़ों से काफी परेशान हो चुकी थी। आज तो मुझे पूजा के ससुराल जाना ही होगा। इनका तो रोज का हो गया है। मेरी बेटी भी कितना परेशान हो रही है। आज तक उसने कभी भी ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं देखे। अरे बहू, बूढ़ा अब तक घर नहीं आया क्या? कब का मैंने चीनी लेने के लिए भेजा था, देख अब तक नहीं आए। आते ही होंगे माँ जी, कोई मिल गया होगा तो उनसे बातें करने लगे होंगे। हाँ, यही तो दिक्कत
हरकत है। इस उम्र में भी इसकी गप्पे हाँकने की आदत नहीं गई। माँ जी, लगता है पापा जी आ गए। बोल दे इस बुढ़े से मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आज आर या पार। माँ, आप यहाँ? आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं आज। कैसी है मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? और समधन जी, आप, मेरी बच्ची की शादी को अभी कुछ समय ही बीता है कि आप लोगों ने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। अरे समधन जी, आप बताया भी नहीं पूजा ने कि आप आ रही हैं, और पूजा को तो हमने कुछ किया भी नहीं है। हाँ माँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ जी और पापा जी तो मुझे कभी कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन तू तो रात को रो रो कर कह रही थी ना कि मैं ये सब झगड़ा लड़ाई देख नहीं पा रही हूँ माँ, मुझे घर बुला लो। अरे बहू, तूने मेरे और बुढ़े के बीच हुए झगड़े के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना समधन जी को। और समधन जी, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना, मैं आपको क्या ही बताऊं कि इस उम्र में आकर मेरे बुढ़े को ना जाने क्या ही हो गया है। बस हर बात पर गुस्सा करता रहता है। अब आप आ गई है ना, तो आप अपने समधी जी को समझा कर ही जाइएगा। सरला तो यहाँ अपनी बेटी का झगड़ा सुलझाने आई थी, लेकिन वो अपने समधी और समधन जी के बीच में फंस जाती है। अरे उमा, तुझे क्या हो गया? तुम मुझे समधन जी जैसी क्यों लग रही है? अरे तू तो समधन जी जैसी बन भी नहीं सकती। वो आपकी समधन जी है और मैं आपकी बीवी यहाँ पीछे खड़ी हूँ। इसका मतलब समधन जी आप? अरे आप कब आई? बताया भी नहीं मुझे। और कैसी हैं आप? बहू, समधन जी को खाना वाना दिया कि नहीं? हाँ हाँ, समधन जी की खातिरदारी करने के लिए बहू है ना। तुम अंदर चलो, तुम्हारी खातिरदारी मैं करती हूँ, वो भी अच्छे से। अरे देखो, घर में मेहमान आए, थोड़ी इज्जत करो। मर्दों की इज्जत होती है घर में, थोड़ी इज्जत तो दे ही सकती हो। समधन जी को पता है कि घर में तुमने कितनी इज्जत कमाई है, तो उनके सामने अच्छा बनने की नाटक छोड़ो और जाकर खाना खाओ। वैसे भी मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। सरला अपनी समधी और समधन की बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं कहती। अब अगली रोज सुबह सुबह ही लड़ने झगड़ने की आवाज सुनकर जब सरला हॉल में आती है, तो देखती है कि उसके समधी और समधन आपस में लड़ रहे हैं। पूजा बेटा, तू शांत क्यों नहीं करवाती अपने सास ससुर को? माँ, अब तो मुझे इन कुछ महीनों में पूजा की आरती और भजन से ज्यादा इनके लड़ने झगड़ने की आदत हो गई है। मेरी बच्ची भी कितनी हिम्मत वाली हो गई है, जो सुबह सुबह इन दोनों का लड़ाई झगड़ा देख रही है। माँ, चलो आप चलकर चाय पी लो, ये दोनों लड़कर खुद ही शांत हो जाएंगे। अरे यहीं ले आ चाय, झगड़ा देखते देखते पी लूंगी। सरला अब अपने समधन और समधी को लड़ते हुए देखकर चाय पी रही थी। इस उम्र में मुझे तुमसे और चाहिए ही क्या? प्यार करना तुम्हें आता नहीं और अपनी जिम्मेदारियों को तुम समझते नहीं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना, तो हमारे घर में दो निकम्मी औलादें नहीं होती। तुम अब की बात करो, पहले की नहीं। और तुम्हारी जिम्मेदारियाँ कहाँ गई? इस उम्र में हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे अब कितना साथ दूं? हमेशा तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ बुढ़ापे में, तो ठीक है, तुम्हें जैसा समझना है समझो। तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी परेशानी तुम झेलो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ। अरे सच सवर कर तो तुम घर से ऐसे निकलते हो जैसे तुम्हें तो इस उम्र में कोई और पसंद कर लेगी और तुम मेरी सौतन ले आओगे इस घर में। अरे तुम्हें जो ठीक लगे तुम सोचो यार, मैं चला। लेकिन ये मत भूलना, इस उम्र में कोई तुम्हें एक कप चाय ना दे, लड़की तो दूर की बात है। ये सब बातें तुम मुझे मत बोलो। अगर मैंने ये बातें दिल पे ले ली ना, तो देख लेना, इस घर में तुम्हारी सौतन ले आऊंगा। मजनू ये बोलकर बाहर चला जाता है। इधर उमा रोते हुए अपनी समधन से कहती है, अब आप ही बताओ, इस उम्र में ये ऐसी बातें करेंगे तो मुझसे भला कैसे बर्दाश्त होगा? अरे जाने दीजिए समधन जी, इस उम्र में कौन समधी जी को भाव देगा।
जाने दीजिए, कुछ भी बोलते हैं। नहीं समधन जी, आप नहीं जानती हैं। नुक्कड़ पर पान बेचने वाला जो है ना, उसकी बीवी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। हाँ माँ, मेरी सास एकदम सही कह रही है। मैंने तो पापा जी को उस औरत से कितने दिन बातें करते हुए भी सुना है। और तो और एक दिन तो वो मुझसे मिलवाने भी उस औरत को लेकर आए थे। हाँ समधन जी, इस बुढ़े के पीछे मैंने अपनी पूरी जवानी खराब कर ली, लेकिन अब ये बुढ़ा किसी और के पीछे अपना बुढ़ापा खराब कर रहा है। माँ जी चलिए अब खाना खा लीजिए। छोड़िए, पापा जी का दिमाग तो वैसे भी खराब ही रहता है। देर शाम तक मजनू घर नहीं आता। उमा मजनू का इंतजार कर रही थी। अरे समधन जी, हम मंदिर होकर आते हैं, बुढ़ा आएगा तो पूजा खाना दे देगी। हाँ हाँ चलिए ना, मैं भी कई दिनों से मंदिर जाने का ही सोच रही थी। उमा और सरला अपने घर के पास वाले मंदिर में पहुंचते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ किसी की शादी चल रही है। अरे समधन जी, देखिए ना कैसा जमाना आ गया है। इस उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। राम राम, ऐसे ही लोग मंदिर बंद करवाएंगे। अरे पंडित जी, आप तो समझदार हैं, तो फिर क्यों आप पढ़ रहे हो मंत्र? अरे जाने दीजिए समधन जी, हमें क्या, हम तो यहाँ पूजा करने आए हैं। आइए माता रानी के दर्शन करके चलते हैं। हे भगवान, मेरे बुड्ढे को थोड़ी सी अकल दे दो। उसमें सिर्फ अकल की कमी है, वरना दिल का वो बुरा नहीं है। मैंने आज उससे कुछ ज्यादा ही लड़ाई कर ली। अब तक घर भी नहीं आया है, ना जाने कहाँ होगा, कैसे होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। समधन जी इतना मत सोचिए, समधी जी को अगर आपकी चिंता होती तो वो आपको छोड़कर नहीं जाते। ठीक कह रही हैं आप समधन जी। मजनू ये सब सुनकर अपना सहरा हटाता है और उमा को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, उमा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं अभागा तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। तुम यहाँ? इसका मतलब कि यहाँ तुम शादी करने आए हो? हे प्रभु, तुम मुझे ये कैसा दिन दिखा रहा है? अरे अरे ये सब छोड़ो, अब हम ना एक नई शुरुआत करते हैं। आज मैं तुम्हें समझ पाया हूँ। पंडित जी, रोक दीजिए शादी। उमा अपने बूढ़े को देखकर हैरान थी। मंदिर में कुछ देर पहले वो जिसकी बुराई कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका बूढ़ा ही था। समधन जी, मेरे तो कर्म ही फूट गए इस उम्र में। ये मेरी सौत लाने की सोच रहे हैं। हे प्रभु, आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे उमा, शांत हो जाओ, घर चल के बात करते। या तमाशा मत करो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तभी तो तुम मुझे परेशान करने लायक रहोगे। भागो, कहाँ तक भाग पाते हो? इस उम्र में तुम पर जवानी चढ़ी हुई है ना। सत्यानाश हो इनका, कहाँ मैं अपनी बेटी की हिमायती बनकर आई थी और कहाँ अपने समधी समधन के सलाहकार बनकर रह गई हूँ। इस घटना के बाद उमा और मजनू के बीच सुलह तो नहीं होती, लेकिन बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है।